हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक बोर्ड पर स्वागत है। आज हम क्विक रिवीजन में सामाजिक विज्ञान को पढ़ेंगे, जो कि हमारा क्विक रिवीजन करेंगे। इसका परीक्षा आगामी आने वाली परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए इसको पहले देख लेते हैं, इसका पाठ्यक्रम क्या है। पाठ्यक्रम में हमें भारत तथा समकालीन विश्व का इतिहास देखना है और समकालीन भारत का भूगोल देखना है और लोकतांत्रिक राजनीति और आर्थिक विकास की समझ, ये जो है 4 मुख्य रूप से भाग हैं जो पढ़ने हैं। चलिए हमें विश्व के इतिहास से पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। सामाजिक विज्ञान का पहला चैप्टर हमारा है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का इतिहास हम पढ़ते हैं तो ये 19वीं शताब्दी के दौरान ही शुरू होता है। तो टॉपिक हमारा राष्ट्र या राष्ट्र का उदय। 19वीं शताब्दी के दौरान राष्ट्रवाद एक शक्ति के रूप में उभरा। राष्ट्रवाद एक शक्ति के रूप में उभरा जिसने यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंश साम्राज्यों के स्थान पर देश राज्य के उदय का नेतृत्व किया। फ्रांसीसी क्रांति ने पुराने राजशाही आदेश पर सवाल उठाया और लोकप्रिय राष्ट्रवाद के विकास को प्रोत्साहित किया। फ्रांसीसी क्रांति ने पितृभूमि, ला पैट्राइड, नागरिक और फ्रांसीसी लोगों के बीच एक नया फ्रांसीसी ध्वज जैसा विचार दिया। इसने सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून के साथ केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली की शुरुआत की। फ्रांस में क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी भाषा बोली और लिखी जाती थी। यह राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। नागरिक संहिता क्या होती है? नागरिक संहिता नेपोलियन ने फ्रांस में प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांत को अपनाया था, जिससे पूरी व्यवस्था कुशल बन गई। नेपोलियन ने 1804 ईस्वी में नागरिक संहिता लागू की, जिसे नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता था। ये डेट याद रखेंगे। उसने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। जन्म के बाद राजा का बेटा राजा बनेगा। नागरिक संहिता ने कानून के समक्ष समानता की स्थापना की तथा संपत्ति और प्रशासनिक प्रभागों के आविष्कार को सुरक्षित किया। नागरिक संहिता ने सामंती प्रणाली, भूदासत्व, जागीरदारी शुल्क को समाप्त कर दिया। यातायात एवं संचार व्यवस्था में भी व्यापक सुधार लाए। ये हमारा नागरिक संहिता था, जो कि विशेष रूप से फ्रांस में लागू हुआ। यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप जो पश्चिमी देश कहा जाता है, उसमें राष्ट्रवाद का उदय ही वहाँ के लोगों के लिए नया मार्ग खोला। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण जो है निम्नलिखित हैं। पहला है नए मध्यम वर्ग का उदय, उदारवादी विचारधारा का प्रसार, क्रांतिकारियों का उदय, रूढ़िवाद की नई भावना और वियना की संधि, जो वियना की संधि जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के बीच हुई थी, उसके कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग। सामाजिक और राजनीतिक रूप से भूमि का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभावी वर्ग था। औद्योगिकरण के कारण नए सामाजिक समूह, श्रमिक वर्ग के लोग और मध्यम वर्ग के लोग अस्तित्व में आए तथा कुलीनों को प्राप्त विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। उदारवादी राष्ट्रवाद का अर्थ देखते हैं। उदारवादी राष्ट्रवाद का अर्थ के बारे में हम जानते हैं। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में राष्ट्रीय एकता के विचार उदारवादी विचारधारा से अधिक जुड़े। उदारवाद का अर्थ व्यक्तियों के लिए स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता का अधिकार था।
फ्रांस में वोट देने और निर्वाचन करने का अधिकार विशेष रूप से धनी वर्गों को दिया गया था। देख लीजिए ये 1834 में प्रसा के पहल पर एक शुल्क संघ जेलवेराइन का गठन किया गया, जिसके शुल्क अवरोध को समाप्त कर दिया गया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी गई, जो पहले 30 से अधिक थी। मतलब मुद्रा नियंत्रण भी किया गया। रेलवे के विस्तार द्वारा आर्थिक गतिशीलता में तीव्रता आई और आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण की सहायक बनाया गया। 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। 1815 ईस्वी में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से ग्रसित थी। यूरोपीय शक्तियां जैसे ब्रिटेन हुआ, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया के प्रतिनिधियों ने एक समझौते के लिए वियना में मुलाकात की। इस सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने किया, जिससे प्रतिनिधियों ने 1815 में वियना की संधि तैयार की। वियना की संधि के मुख्य बिंदु क्या थे, ये देखिए, ये समय परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो मुख्य बिंदु निम्न थे, जो कि ऐसे दिया गया है। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो राजवंश को सत्ता में बहाल किया गया था। नेपोलियन के विस्तार को रोकने के लिए फ्रांस की सीमाओं पर एक श्रृंखला का निर्माण किया गया, जिसमें प्रसा के पश्चिमी सीमाओं के क्षेत्र दिया गया, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण दिया गया। नेपोलियन द्वारा गठित जर्मन महासंघ के 39 राज्यों को पहले की तरह बनाए रखा गया। पूर्व में रूस को पोलैंड का भाग दिया गया था, जबकि प्रसा को सैक्सनी का एक भाग दिया गया। सैक्सनी एक छोटा सा जगह था। उसके बाद हमारा 1830 से 48 के बीच क्रांतिकारी युग का उदय होता है यूरोप में। यूरोप में प्रथम विद्रोह फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ। जुलाई क्रांति से ब्रुसेल्स के एक विद्रोह फैला, जिसमें बेल्जियम को यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग कर दिया गया। ग्रीस में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष 1821 ईस्वी में शुरू हुआ और 1832 ईस्वी की कुस्तुतुनिया की संधि के एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में ग्रीस को मान्यता दी गई। रोमानी कल्पना और राष्ट्रवाद की भावना। राष्ट्रवाद के विकास में युद्ध, क्षेत्रीय विस्तार तथा संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका थी। जर्मन दार्शनिक योहान गोटफ्रीड हेटर ने दावा किया कि सामान्य लोगों के बीच जर्मन संस्कृति निहित थी। पोलैंड, जो अब स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में अस्तित्व में नहीं था, वह संगीत और भाषा के माध्यम से राष्ट्रवादी महसूस कर रहा था। आर्थिक मंदी पढ़ेंगे, आर्थिक मंदी के बारे में भी जानेंगे, वहाँ कैसी आर्थिक व्यवस्था थी। 1830 ईस्वी के दशक में यूरोप में बड़ी आर्थिक मंदी आई, जिसमें 1845 ईस्वी में सिलेसिया गांव के मजदूरों ने ठेकेदारों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया तथा अधिक वेतन की मांग की। 1848 ईस्वी में भोजन की कमी के कारण जनता पेरिस की जनता सड़कों पर आ गई तथा लुई फिलिप्स के पद से निरस्त कर दिया। नेशनल असेंबली ने एक गणतंत्र की घोषणा की, जिसमें 21 वर्ष से ऊपर वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया गया तथा काम के अधिकार को सुनिश्चित किया गया। यह आर्थिक मंदी के कारण था। एक पॉइंट और था, रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कारखाने स्थापित किए गए और उस 1848 उदारवादियों की क्रांति। उदारवादी की क्रांति क्या थी? यूरोप के देशों जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के उदारवादियों ने संविधान की मांग को राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांग के साथ जोड़ दिया। यूरोप के मध्यम वर्ग के लोगों ने विद्रोह की घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप फरवरी 1848 में राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी।
यूरोप में यह मांग संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संघ बनाने की स्वतंत्रता पर आधारित थी। मई क्रांति। अठारह मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधि फ्रैंकफर्ट संसद में भाग लेने के लिए एक जुलूस में शामिल हुए। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई, जिसमें जर्मन राष्ट्र के लिए संविधान का प्रारूप तय किया गया। जब प्रतिनिधियों ने प्रसा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनाना चाहा तो उसे अस्वीकार कर निर्वाचित सभा के विरोधी राजाओं का साथ दिया। संसद में मध्यम वर्ग का वर्चस्व था, जो श्रमिकों और कारीगरों के मांग का विरोध करते थे। परिणाम स्वरूप इन वर्गों ने उनका समर्थन खो दिया। अंत में सैनिकों को बुलाकर विधानसभा को विस्थापित कर दिया गया। महिलाओं के लिए राजनीतिक मांग का अधिकार। राजनीतिक अधिकार की मांग। उदारवादी आंदोलन में महिलाओं के लिए राजनीतिक अधिकार की मांग की गई। महिलाओं ने अपने अधिकार के लिए संगठन की स्थापना की, अखबार निकाले तथा सम्मेलन भी किया। महिलाएं भी पीछे नहीं थी। 1848 इसमें रूढ़िवादी दल उदारवादी आंदोलनों को दबाने में सक्षम सिद्ध थे। हैब्सबर्ग प्रभुत्व वाले क्षेत्रों तथा रूस में गुलामी एवं बंधुआ श्रम दोनों को समाप्त कर दिया गया। ये बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ वहाँ पर। उसके बाद वहाँ जर्मनी और इटली का निर्माण हुआ। जर्मनी का एकीकरण के लिए हम किसको जिम्मेदार मानते हैं? वान बिस्मार्क जिसे बोलते हैं। 1848 ईस्वी के बाद यूरोप में राजशक्ति और राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने के लिए रूढ़िवादियों ने राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रयोग किया। 1848 ईस्वी में जर्मन संप्रदाय के विभिन्न क्षेत्रों को मिलाकर निर्वाचित संसद द्वारा नियंत्रित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया गया। ऑटो वान बिस्मार्क ने प्रसा के राष्ट्रीय एकीकरण आंदोलन का नेतृत्व किया। फ्रांस और प्रसा के युद्ध में जर्मनी के एकीकरण का स्वप्न पूरा किया। बिस्मार्क को राष्ट्रीय एकीकरण का जनक कहते हैं। बिस्मार्क ने लौ एवं रक्त की नीति के द्वारा जर्मनी के एकीकरण में सफलता प्राप्त की। जर्मनी के एकीकरण के समय निम्नलिखित घटनाएं हुई थीं। जर्मनी के समय क्या घटनाएं हुई? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ 7 वर्षों का युद्ध लड़ा गया, जिसमें प्रसा की जीत के साथ समाप्त हो गया तथा एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हुई। 18 जनवरी 1871 को प्रसा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की बैठक वर्साय के महल में हुई, जिसमें काइजर विलियम प्रथम की अध्यक्षता में जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई, जिसमें विलियम प्रथम सम्राट बनाया गया। उसके बाद इटली का एकीकरण है। जर्मनी के इटली का एकीकरण मुसोलिनी जाना जाता है। 19वीं शताब्दी के मध्य इटली को 7 राज्यों में विभाजित किया गया था। इसमें से केवल एक राज्य सार्डिया पिडमांट को एक इतालवी राजसी सभा द्वारा शासित किया गया था। इटली के एकीकरण में शामिल प्रसिद्ध व्यक्ति निम्न थे। जूसेप्पे मैस्सिनी, पहले व्यक्ति जूसेप्पे मैस्सिनी। इन्होंने 1830 के दशक में इतालवी गणराज्य के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया। इन्होंने 2 भूमिगत समाजों का गठन किया, पहला मार्सेल्स में युवा इटली और दूसरा बर्न में युवा यूरोप। मेटरनिख ने उन्हें हमारे सामाजिक आदेशों का सबसे बड़ा दुश्मन बताया। दूसरे व्यक्ति थे काउंटी कैमिलो डी काबूर। ये 1852 से 1860 ईस्वी तक पिडमांट के मंत्री थे। उन्होंने कूटनीतिक संधि के माध्यम से 1859 ईस्वी में ऑस्ट्रियाई सेना को पराजित किया था।
उसके बाद अगले व्यक्ति जो कि इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे वो थे जूसेपे गैरिबाल्डी। इन्होंने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1833 ईस्वी में मैस्सिनी से मुलाकात कर ये यंग इटली के आंदोलन में शामिल हो गए। इन्होंने 1834 में पिडमांट के एक गणतंत्रीय विद्रोह में भाग लिया। 1854 ईस्वी में इन्होंने इतालवी राज्यों को एकजुट करने में लगे विक्टर एमेनुएल द्वितीय का समर्थन किया। इन्होंने 1860 में दक्षिण इटली के एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 लोगों का अभियान का नेतृत्व किया। ये स्वयंसेवक रेड शर्ट्स के नाम से प्रसिद्ध हुए। रेड शर्ट्स, लाल कुर्ती जिसे बोलते हैं हिंदी में। गैरिबाल्डी ने 1867 ईस्वी में इन स्वयंसेवकों का नेतृत्व किया जो पेपल राज्यों के लड़ने रोम गए। 1870 ईस्वी में प्रसा से युद्ध के दौरान फ्रांस ने रोम से आने वाले सैनिकों को वापस बुला लिया और अंत में पेपल राज इटली में शामिल हो गया। एकीकरण के समय घटित प्रमुख घटनाएं। एकीकरण के समय प्रमुख घटनाएं क्या क्या घटी थी? संयुक्त इटली की घोषणा 1860 ईस्वी में हुई। सेना ने दक्षिणी इटली और 2 सिसिलियों के राज्यों में प्रवेश किया और स्पेनिश किसानों को बाहर निकालने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन जीतने में सफल रही। 1861 ईस्वी में विक्टर इमेनुएल द्वितीय को संयुक्त इटली का राजा घोषित किया गया। टस्कानी, मोडेना, वर्मा और पोप के राज्यों ने सर्डिया के साथ हाथ मिला लिया। 1860 तक इतालवी राज्यों के सर्वसम्मति से पिडमांट के साथ एकजुट किया गया। रोम सर्डिया का एक हिस्सा बन गया। इस प्रकार इटली का एकीकरण 1871 में हो गया। ग्रेट ब्रिटेन का विकास। अब ग्रेट ब्रिटेन के बारे में पढ़ते हैं जो कि पूरी दुनिया पर लगभग शासन किया। 18वीं शताब्दी से पहले कोई ब्रिटिश राष्ट्र नहीं था। ये पॉइंट देखिए। ब्रिटिश, वेल्स, स्कॉटलैंड या आयरिश लोगों की पहचान नृजाति थी। इंग्लैंड में लंबे समय से चले आ रहे राजतंत्र को 1688 में समाप्त कर दिया गया। इसके बाद राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ जिसके केंद्र में इंग्लैंड था। यूनाइटेड किंगडम में स्कॉटलैंड का विलय। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच संघ 1707 के अधिनियम द्वारा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। आयरलैंड का विलय। आयरलैंड कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में विभाजित किया गया। अंग्रेजों ने कैथोलिक देशों पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रोटेस्टेंट का समर्थन किया तथा कैथोलिक के विद्रोह को दबा दिया। वुल्फटोन और यूनाइटेड आयरिशमेन के नेतृत्व में असफल विद्रोह के बाद आयरलैंड को 1801 ईस्वी में यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। राष्ट्र के दृश्य कल्पना। ये राष्ट्र के दृश्य कल्पना, राष्ट्र कैसे रहेगा ऐसी कल्पना कब हुई? 18वीं और 19वीं शताब्दी में। राष्ट्र के मौलिकीकरण के लिए एक रास्ता निकाला गया जिसमें राष्ट्र को महिला के रूप में चित्रित किया गया। महिला का रूप राष्ट्र का रूपक बन गया। फ्रांस में महिला रूपक मरियान और जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र के रूपक महिला बन गई। राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद जिसमें हमेशा टकराव होता रहता है। 19वीं शताब्दी के अंत तक राष्ट्रवाद अपने आदर्शवाद, उदारवादी और जनतांत्रिक स्वभाव को बनाए रखने में असफल रहा। राष्ट्रवादी समूह तेजी से असहिष्णु बन गया और युद्ध शुरू करने के लिए तैयार हो गया। बाल्कन यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव। बाल्कन भौगोलिक और जाति भिन्नता का एक क्षेत्र था जिसमें आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मॉन्टेनिग्रो शामिल थे जिनके निवासी को स्लाव के रूप में जाना जाता था।
बाल्कन तुर्क साम्राज्य के नियंत्रण में था। बाल्कन तीव्र संघर्ष का क्षेत्र बन गया था क्योंकि रूस, जर्मनी, इंग्लैंड आदि बाल्कन के ऊपर अन्य शक्तियों को कम करके अपना नियंत्रण बढ़ाने के लिए उत्सुक थे। तो इतना हमारे पहले चैप्टर में इतना ही दिया गया था। अगला इसका हम शॉर्ट रिवीजन में क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तब तक आप हमारे चैनल बेसिक बोर्ड को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।